हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज कश्मीर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम, अर्थात अपराधी का प्रत्यर्पण और आश्रय। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रत्यर्पण क्या होता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य का एक अधिकार है कि वह अपने प्रदेश में रहने वाले नागरिकों को द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चला सके और उन्हें दंड दे सके। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कई अपराधी ऐसे दंड से बचने के लिए अन्य राज्यों में भाग जाते हैं और जिस राज्य में अपराधी भागकर गया है वह राज्य अपराधी को सजा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अपराध की गुरुता का निर्णय करने लायक ना तो उनके पास कोई गवाह होते हैं, ना साक्ष्य होते और ना ही प्रमाण होते हैं। तो वो बगैर इसके यह तय नहीं कर पाते कि जो व्यक्ति है वह वास्तव में अपराधी है या नहीं है। और यह भी जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको सजा अवश्य मिले। तो इसलिए राज्य परस्पर क्षेत्राधिकार विषयक मामलों में सहयोग करते हैं और भाग कर गए अपराधियों को उनके राज्यों को लौटा देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम आर पॉलिटिकल एक्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड इट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन ट्रीटीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। अर्थात यह राज्यों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उनकी जो पारस्परिक संधियां होती है और उनके जो आंतरिक और बाह्य संबंध होते हैं उस पर निर्भर करता है कि वहाँ की प्रत्यर्पण और आश्रय की स्थिति क्या होगी। बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की, तो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन इज क्वाइट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू एस्केप टू अनदर स्टेट after committing a crime in his own state. Such cases have started occurring more frequently with the result of the development of air traffic. A question arises as to whether fugitive shall be tried in the country where he has fled away or in the state where the क्राइम हैज़ बीन कमिटेड। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपराधी ने एक राज्य में अपराध किया, जहां अपराध किया वहां से वह अपराधी दूसरे राज्य में भाग जाता है। तो जहां अपराध किया है वो राज्य तो उसको सजा दे सकता है, लेकिन जहां भागकर गया है वह राज्य, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, तो वह राज्य उसको सजा नहीं दे सकता बिना साक्ष्य और बिना गवाहों के। तो ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण अगर नहीं किया जाता है तो वो क्या होंगे, फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार अपराधों को अंजाम देंगे और दूसरे व्यक्तियों पर भी या दूसरे नागरिकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अपराधी को उसी अपराध के लिए सजा दी जानी चाहिए जिस अपराध के नाम पर उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि अपराधी ने कोई एक अपराध किया है और उसकी वजह से वो भागकर दूसरे राज्य में चला गया है, लेकिन जब प्रत्यर्पण की मांग की गई तो उसका पर्टिकुलर जो उसने अपराध या क्राइम कमिटेड किया है तो वो बताया गया, लेकिन जब उसको सजा दी गई वो अपराध कोई और था। तो यहाँ पर जब किसी भी अपराधी का प्रत्यर्पण होता है उसको एक्स्ट्राडिशन तभी इसी शर्त पर दिया जाता है कि जिसके लिए उसके एक्स्ट्राडिशन की मांग की जा रही है सिर्फ वही उसी अपराध की उसे सजा दी जाए, अन्य किसी भी अपराध की उसे सजा नहीं दी जाए। आगे हम बात करते हैं कि नॉर्मली अ स्टेट finds itself in a difficult situation to punish a person who has committed a crime elsewhere, primarily because of the lack of jurisdiction
and therefore such person are sometimes surrendered to the state when the crime has been committed. Surrender of a person is opposite to the tradition practice of the states of ground asylum. अर्थात बहुत बार ये भी होता है कि जो अपराधी बहुत से देशों के बीच स्पष्ट तौर पर प्रत्यर्पण संधि नहीं होती है और इसीलिए आज 8% हम कह सकते हैं कि सभी राज्य एक दूसरे के साथ प्रत्यर्पण के बारे में सहयोग की संधियां करते हैं। अब तक दो राज्यों के बीच प्रत्यर्पण संधि न हो तो वे एक दूसरे के अपराधियों को लौटाने भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो प्रत्यर्पण है वो किस चीज़ से मिलके यानी कि उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, किन शब्दों से मिलकर ये प्रत्यर्पण शब्द बना है। तो हम कह सकते हैं कि द टर्म एक्सट्राडिशन हैज derived from two Latin words ex and traditum. Accordingly, it may mean deliver of criminals, surrenders of fugitives, or handover of fugitives. Extradition may be defined as the surrender of an accused or a convicted person by the state or on whose territory he is found to the state on whose territory he is alleged to have committed of a crime. So the Oppenheim extradition is the delivery of an accused or a convicted individual to the state where he is accused or has been convicted of a crime by the state on whose territory be happen for the time to be time. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि उन अपराधियों की डिलीवरी जो कि अपराध करके भाग गए हैं। अगर हम बात करें कि जो अपराध हैं वो इस प्रकार होने चाहिए कि उनका जब तक उनके बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं हो तो वो अपराधियों को वो करने के लिए प्रत्यर्पण करने के लिए बाध्य नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पर्पस ऑफ एक्सट्राडिशन क्या है, अर्थात अगर एक्सट्राडिशन यानी कि प्रत्यर्पण संधि का क्या उद्देश्य हो सकता है। A criminal is extradited to the requesting state because of the following reason. तो एक राज्य प्रत्यर्पण की मांग की रिक्वेस्ट कर सकता है अन्य राज्य से, वो इसलिए कि एक्सट्राडिशन इज द प्रोसेस टूवर्ड द सुपरसेशन ऑफ क्राइम, अर्थात यह एक प्रक्रिया है अपराधी को सजा दिलवाने की। दूसरा है एक्सट्राडिशन एक्ट्स एज अ वार्निंग टू द क्रिमिनल्स दैट दे कैन नॉट एस्केप पनिशमेंट बाय फॉलोइंग टू अनदर स्टेट। एक्सट्राडिशन देयरफॉर हैज अ डिटरेंट इफेक्ट, अर्थात यह एक अपराधियों के लिए चेतावनी है कि चेतावनी क्या है कि अगर आपने कोई भी अपराध किया है तो उसकी आपको सजा अवश्य मिलेगी, चाहे आप अन्य राज्य में भाग ही क्यों ना जाएं। इसी प्रकार से एक्सट्राडिशन इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी, अर्थात जो एक्सट्राडिशन है प्रत्यर्पण है वो है सहयोग, पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करता है। पारस्परिक सहयोग क्या है कि जब तक एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं होती है तो वो अपराधियों को लौटाने की मांग नहीं कर सकते हैं, और प्रत्यर्पण संधि होने के बाद ही वो इस अधिकार की मांग कर सकते हैं कि जो अपराधी उनके देश में भागकर आया है उन्हें वापस लौटा दिया जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यर्पण संधि द्विपक्षीय होती है। इन संधियों में उन अपराधों का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है जिनके लिए अपराधियों का प्रत्यर्पण स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।
बोलो।